तो आज का टॉपिक है स्व उत्तेजित डीसी जनित्र। तो स्व उत्तेजित डीसी जनित्र वो हैं इनमें जो आपके पास विद्युत वाहक बल पैदा होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, पैदा होगा, उसी से फील्ड वाइंडिंग को क्या किया जाएगा, उत्तेजित किया जाएगा। और पहले वाले में अपने क्या पढ़ा था, पृथक से कहां लाएंगे, पृथक से। अगर आपको अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ी कौन सी वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग। बेटा पर्दे वगैरह सारे सेट कर बेटा, वो पीछे वाले। तो ऐसे जनित्र जिनकी क्षेत्र कुंडली को समय द्वारा उत्पन्न की गई डीसी वोल्टता से संयोजित कर क्षेत्र कुंडली में उत्तेजन धारा प्रवाहित की जाए। कौन से जनित्र कहलाएंगे भी, स्व उत्तेजित डीसी जनित्र कहलाएंगे। तो ऐसे जनित्र जिनकी क्षेत्र कुंडली को समय द्वारा उत्पन्न की गई डीसी वोल्टता से संयोजित कर क्षेत्र कुंडली में क्या प्रवाहित करेंगे, उत्तेजन धारा प्रवाहित की जाए, स्व उत्तेजित जनित्र कहलाते हैं। स्व उत्तेजित जनित्र कहलाते हैं। यानी क्या अब इनके लिए आपको अलग से बैटरी लाने की जरूरत है, क्या अलग से कोई डीसी जनरेटर लाने की जरूरत है? तो जो आपके पास पैदा हो रही है वोल्टेज, उसी से आप फील्ड वाइंडिंग क्या कर दोगे, सप्लाई दोगे। क्या दोगे? तो फील्ड वाइंडिंग में क्या प्रवाहित होगी, धारा, और उस फील्ड वाइंडिंग से पैदा होगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या पैदा जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। अब अपने पास यहां देखें, अब अपने कहा था जो सब उत्तेजित डीसी जनित्र हैं उनका क्षेत्र कुंडली के साथ संयोजन कैसा है। सब उत्तेजित जनित्र हैं उसमें क्षेत्र कुंडली का आर्मेचर के साथ संयोजन कैसा है, उसके आधार पर इन्हें फिर वर्गीकृत किया जा सकता। कितने टाइप के, 3 टाइप के। तो अपने पढ़ा था क्षेत्र कुंडली के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे भी, 3 प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब अपन सबसे पहला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है श्रेणी जनित्र। कौन सा है, देखो श्रेणी मैंने कहा था जब भी आप नाम पढ़ेंगे, जो देखिए नाम में बहुत कुछ रखा है, तो जो नाम है उसी अनुरूप इसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ऐसे नहीं अपन नाम रखते हैं समांतर और फील्ड वाइंडिंग किसमें जोड़े, आर्मेचर के श्रेणी में, तो ऐसा संभव नहीं है। तो पहला जो जनित्र अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, डीसी श्रेणी जनित्र। तो संयोजन के आधार पर जो पहला जनित्र बना उसका नाम रखा गया डीसी श्रेणी जनित्र। देखिए अब अपन ने क्या कहा है, अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको बनाना है आर्मेचर। क्या बनाना है, और आर्मेचर का प्रतिरोध क्या है, आर ए। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, आर ए। पहले अपन इसका अगले पेज पे बनाएंगे ताकि खुला खुला बन जाए। इसको अगले पेज। तो पहला जो टाइप अपन पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे डीसी श्रेणी जनित्र। पहला इसका अपन डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे ताकि ज्यादा समय। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपके पास आर्मेचर है, उस आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, आर ए।
अब आपको आर्मेचर बनाना है। आपका आर्मेचर क्या है? बेलनाकार है। एक वाइंडिंग का सिरा A1 है, दूसरा क्या है? A2। यहां जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसका नाम क्या है? Eg। क्या है? Eg। ऊपर वाला सिरा प्लस, नीचे वाला क्या है? माइनस। यहां तक अपने पृथक उत्तेजित में बनाया था ये डायग्राम। अब अपन क्या करेंगे, इस बार फील्ड वाइंडिंग को अपन अलग से सप्लाई नहीं देंगे, तो कहां लेके जाएंगे? आर्मेचर के, अरे आर्मेचर के श्रेणी में। अब आप जो देखें, ये आपका यहां से लेके यहां तक क्या बन गया? आर्मेचर। अब इसके श्रेणी में अपन क्या लगा देंगे? सीरीज फील्ड। अब जब भी आप सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनाओगे, आप उसका ध्यान रखोगे कि यहां सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, उसमें घेरे क्या होते हैं? मोटे। घेरे क्या रखने हैं? और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या रखना है? एक ही बात है। घेरे मोटे यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या रखना है? ज्यादा। और घेरों की संख्या क्या रखनी है? कम रखनी। बताऊंगा क्यों रखते हैं। तो मैंने घेरे क्या बनाए? मोटे। और घेरे क्या बनाए? कम। और अब अपन यहां पे बनाते हैं लोड। क्या बनाते हैं भी? लोड, भार प्रतिरोध। ये भार प्रतिरोध आ गया RL। आर्मेचर का प्रतिरोध अपने क्या लिखना है? RA प्लस माइनस। यहां से आर्मेचर धारा क्या जाएगी? IA। यहां से आर्मेचर धारा कौन सी जाएगी? IA। यहां सीरीज फील्ड धारा जाएगी, उसे बोलेंगे ISE। सीरीज फील्ड धारा का मान क्या है? ISE। और सीरीज फील्ड टर्मिनल का नाम क्या होगा? D1 और D2। D1 और D2। यहां पर अपने पास आएगा D1 और D2। तो सीरीज फील्ड टर्मिनल के नाम होते हैं D1 और D2। कल मैंने आपको पृथक उत्तेजन में नाम बताया था F1 और F2। इसमें तो देखिए A1 A2 से चलता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2। ये सारे नाम है वाइंडिंग के। B1 B2 जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इंटरपोल के लिए। C1 C2 पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे कौन सी वाइंडिंग के लिए? कंपनसेटिंग के लिए। D1 D2 सीरीज फील्ड के लिए। E1 E2 शंट फील्ड के लिए। F1 F2 पृथक उत्तेजित के लिए। तो ये नाम भी पूछे जाते हैं कई बार। अब हमारे पास क्या? भार प्रतिरोध क्या आ गया अभी? RL। अब यहां से धारा कौन सी आएगी? ISC। यहां जब धारा आएगी ये क्या बन जाएगी? IL प्लस माइनस। अब इसके सिरों पे जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी आपको V आउटपुट। अगर आप यहां ब्रश लगाते हो तो यहां पे होगा ब्रश ड्रॉप। तो एक ब्रश ये लगा दिया, एक ब्रश ये लगा। न्यूनतम ब्रश की संख्या कितनी होगी? 2। तो यहां जो ड्रॉप होगा उसे बोलेंगे BD। क्या बोलेंगे? BD, ब्रश ड्रॉप। तो अब आपको डीसी श्रेणी जनरेटर का डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको? कोई दिक्कत? अब डायग्राम जो नाम है उसके अकॉर्डिंग बनाया कि नहीं बनाया? अपने कहा इसका नाम है डीसी श्रेणी जनरेटर। तो बताओ फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ा कि नहीं जोड़ा? और इधर किसके श्रेणी में जोड़ा है? भार के। इधर किसके श्रेणी में जोड़ा है? भार के। आओ तो क्या तीनों श्रेणी में है क्या? आर्मेचर, सीरीज फील्ड और भार प्रतिरोध तीनों श्रेणी में है क्या? जब श्रेणी में होते तो तीनों धाराएं समान होगी या समान होगी? समान हो। क्या होगी? समान। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख रहा हूं, फिर अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है भी? तो इस जनरेटर में क्षेत्र कुंडली को आर्मेचर तथा भार की श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो कई बार नाम पूछ लेता है, भार के श्रेणी में जोड़ा जाता है। अब मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी अपन क्षेत्र कुंडली की बात करते हैं तो इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और घेरों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम। अब पूछूं क्यों? बताएं भी क्यों। अब आप देखो भी, श्रेणी में जब भी अपन चलते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं, तो बताओ प्रतिरोध का मान जुड़ता है घटता है? अगर आप प्रतिरोध बढ़ाते चले जाओगे तो बताओ आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी? आपको आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए कम चाहिए? अगर आपको आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आपका बताओ सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए?
तो सीरीज फील्ड का प्रतिरोध आपका न्यूनतम होना चाहिए। अब आप देखो आर पढ़ते हैं, आर समानुपाती किसके होता है, एल के, और विलोमानुपाती किसके होता है, एरिया के। अगर आपके चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो बताओ प्रतिरोध कम होगा नहीं होगा। और अगर आपके घेरे भी कम है तो बताओ चालक की लंबाई कम हुई ज्यादा हुई। अरे घेरे कम है तो लंबाई कम होगी ज्यादा होगी, घेरे कम होगी तो लंबाई भी क्या होगी, कम। तो दोनों वजह से बताओ प्रतिरोध कम होगा नहीं होगा। तो अगर आपको क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध कम रखना है तो इसे मोटे चालकों व कम घेरों में बनाया, मोटे चालकों व कम घेरों में बनाया, मोटे चालकों व कम घेरों में बनाया जाता है। याद हो जाएगा। कई बार सीधे क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही, वहां फिर उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। अब आपको पता चल गया ऐसा क्यों लिखा मैंने। तो क्षेत्र कुंडली को कम घेरों वह अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वह अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक के द्वारा बनाया जाता है। अब तो क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्षेत्र कुंडली का जो प्रतिरोध होता है तो देखें वो न्यूनतम होना चाहिए। तो क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध ये क्यों कर रहे हैं कि क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, न्यूनतम। क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए। या कम होना चाहिए। अब यहां तक समझ में आ गया क्या, होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ें आप, क्या क्वेश्चन पूछा गया बताएं। एक डीसी श्रेणी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग किसके साथ जुड़ी होती है। एक डीसी श्रेणी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग किसके साथ जुड़ी होती है, बताओ भी। आर्मेचर के समांतर में, लोड के समांतर में, आर्मेचर और लोड के या बैटरी के समांतर में। अब सही आंसर क्या है, आर्मेचर और लोड के श्रेणी क्रम में। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर बताओ क्या लिखूं मैं, सी ऑप्शन। तो ये आपका आ गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताएं। श्रेणी क्षेत्र में फील्ड वाइंडिंग के चक्कर या टर्न्स होते हैं। अब यहां चक्कर लिख के यहां क्या लिखना है, घेरे। क्या लिखना है, घेरे। ठीक है भी, यहां आपको लिखना है घेरे। बताओ क्या होते हैं, अधिक एवं पतले तार, कम एवं मोटे तार, अधिक एवं मोटे तार, कम एवं पतले तार। तो क्या लिखेंगे, कम एवं पतले तार। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है भाई। अब देखिए यहां तक बातें सब समझ में आ गई। अब अपन को क्या बनानी है, ईएमएफ है। अब अपन बनाएंगे इक्वेशंस। क्या बनाएंगे, इक्वेशन। बनाए भी, अरे बनवाए। सारी बातें यहां तक समझ में आ गई। श्रेणी क्यों बोला, स्व उत्तेजित क्यों बोला, इसको मोटे तारों और कम घेरों में क्यों बनाया, सब बातें समझ में आ गई। चलो अब अपन बात करते हैं इससे आगे। देखिए अब सबसे पहले तो बताओ यहां पर क्या ये तीनों धाराएं बराबर होंगी। ठीक है, तो श्रेणी क्षेत्र में आईए बराबर क्या होगा, आईएसी। और आईएसी है क्षेत्र कुंडली धारा, आईए क्या है, आर्मेचर धारा, और आईएल क्या है, लोड धारा। क्यों भी ऐसा, क्योंकि तीनों किसमें है, और श्रेणी में धारा क्या होती है, श्रेणी में धारा क्या होती है, समान। कोई दिक्कत भी, जितना आईए होगा उतना ही क्या होगा, आईएसी, और उतना ही क्या होगा, आईएल। ठीक है, इधर वाला गेट खोल ले बेटा, इधर वाला खोल ले।
पहली बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन नंबर आपकी एक आ गई। अब आप देखे हुए दूसरा आपको लगाना है केवीएल। क्या लगाना है? केवीएल। कहां से चालू कर दें? इधर से। पहला साइन कौन सा आया? माइनस का। वोल्टेज बताओ कौन सी है? ई जी। पहला साइन किसका आया? प्लस का। धारा कौन सी है? प्रतिरोध कौन सा है? आर में चलो प्रतिरोध क्या लिखते हैं? आर ए। अब देखो यहां चलो, यहां धारा कौन सी है? आईएसी। प्रतिरोध कौन सा आएगा? जहां एंटर करेगी प्लस, जहां से निकलेगी वो क्या है? माइनस। तो बताओ धारा कौन सी है? आईएसी। प्रतिरोध क्या है? आरएस। अब अगर यहां पे ब्रश ड्रॉप है तो क्या लिख देंगे? प्लस का बीडी प्लस। यहां धारा कौन सी है? आईएल। प्रतिरोध क्या है? आर। और इन दोनों गुणा किसके बराबर होगा? वी आउटपुट के। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 2। बताओ ये इक्वेशन लगानी आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अब जितना आईए है उतना ही आईएसी है। अरे सही है क्या? जितना आईए उतना क्या है? आईएसी। तो क्या अपन दोनों की जगह आईए लिख दें? दोनों की जगह आईएसी लिख दें? कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। अरे सही है क्या? जितना आईए उतना ही क्या है? आईएसी। तो बराबर लिख दो। श्रेणी में वैसे बच्चों देखिए क्या होता है, आर ए प्लस आर एस सी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो श्रेणी में प्रतिरोध का मान है, जुड़ता है। तो अब हम क्या लिख देंगे बच्चों? देखें, अगर आप, अब बड़ा कौन होता है? ईजी। छोटा कौन होता है? वियर्ड। अगर इस माइनस वाले को उधर लेके जाओ किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ईजी बराबर अपन क्या लिखेंगे? मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं दोनों को, तो आई ए क्या ले लिया? कॉमन। तो आर ए प्लस आर ए सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर। और जब दोनों की जगह क्या लिखोगे? आई ए, तो अंदर क्या ले जाएगा? आर ए प्लस आर ए सी। प्लस क्या आ गया? ब्रश ड्रॉप वी आउटपुट। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 3। तो अगर आप इधर से चलोगे तो इधर से आपको जोड़ते चले जाना है उसके साथ। वी आउटपुट में पहले क्या जोड़ोगे? बी डी। फिर क्या जोड़ोगे? आई ए सी आर ए सी। फिर क्या जोड़ोगे? आई ए आर ए। इन सबको जोड़ोगे क्या मिल जाएगा? और इधर से सारे घटाने चालू करोगे। पहले क्या घटाओगे? आई ए आर ए, फिर आई ए सी आर ए सी, फिर ब्रश ड्रॉप, तो क्या मिल जाएगा? वी आउट। तो इधर से इधर आओगे तो घटाओगे, इधर से इधर आओगे तो जोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं है? आगे क्वेश्चन, ये आपके पास आ गया 3 नंबर क्वेश्चन। अब आपको क्या निकालना बच्चों? देखें, अगर आपको किसका मान निकालना है? वी आउटपुट का। तो वी आउटपुट का मान किसमें से आएगा? ईजी में से। ईजी में से क्या घटाना चालू कर दो? आई ए आर ए घटाया था ये, प्लस आर ए सी माइनस बी डी माइनस क्या लिख दें? बस। अरे ईजी में से क्या घटाएं? वी आउटपुट तो अपने ले लिया इधर, तो ये इधर किसका हो गया? माइनस का। ये सारे घटा दिए तो क्या रहेगा? समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 4। बताओ चारों इक्वेशन समझ में आएगी नहीं? इसमें कोई दिक्कत? अरे इसमें कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत वैसे नहीं है। इसमें कोई दिक्कत? इससे क्या बन गई? ये वाली। और इसी से क्या बन गई? ये वाली। चारों इक्वेशन आ गई। अब तो देखें इन दोनों का अंतर बताओ किसके बराबर होगा? अगर अपने वीडियो कितना मान लें? 0। अगर मैं इस ब्रश ड्रॉप को कितना मान लूं? 0। अब ये जो वोल्टेज है और ये वोल्टेज है, इसका अंतर इन दोनों के बराबर होगा नहीं होगा? अरे बताओ, कल किसके बराबर था? आई ए आर ए के। आज आपके पास एक प्रतिरोध और जुड़ गया है, आई कौन सा? आर ए सी। कौन सा जुड़ गया है? आर ए सी। तो आज अपने पास क्या होगा? तो देखिए अंतर वो किसके बराबर होगा? देखें, तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? बड़ा कौन है? ईजी। तो ईजी में से क्या घटा दें? वी आउटपुट। और इसका अंतर किसके बराबर होगा? आई ए आर ए प्लस आर ए सी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? इक्वेशन नंबर कितनी बन गई? 5। अगर आपको धारा आई ए का मान निकालना है, धारा आई ए सी का मान निकालना है, धारा आई एल का मान निकालना है, तो इन दोनों के अंतर में किसका भाग दे दें? किसका भाग दे दें? आर ए प्लस आर ए सी। तो इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी? 6। तो अगर आपको धारा आई ए निकालनी है, चाहे धारा आई एल निकालनी है, चाहे धारा क्या निकालनी है? आई ए सी, तो आप क्या करोगे? किसमें भाग दे दोगे? ई जी माइनस वी आउटपुट में किसका भाग दे दोगे? आर ए प्लस आर ए सी। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 6। अरे इक्वेशन समझ में तो आ रही कि नहीं आ रही तुम्हें? अरे आ रही है क्या समझ में? अब आप 7 नंबर इक्वेशन देखो, इधर लिखते हैं अपन। टोटल जो पावर जनरेट होगी वो कहां पे होगी? आर्मेचर में। तो पावर जनरेटर का फॉर्मूला क्या लिखा था अपने? ईजी गुणा में आई ए, और ये किसमें होगी? किलो वाट। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 7। 8 नंबर लिखो। पी आउटपुट बोल दो,
पावर रेटिंग बोल दो, वो किसके बराबर होगी? वी आउटपुट गुणा में आई एल के। तो वी आउटपुट गुणा में आई एल किलो वाट। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 8। ये सारी इक्वेशन आपकी बढ़ चुकी। बताओ सबको समझ में है कि नहीं है? तो इस जनरेटर में क्षेत्र कुंडली को आर्मेचर तथा भार के क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी में। क्षेत्र कुंडली का क्या बनाएगा? कम घेरों व अधिक अनुप्रस्थ क्षेत्र के चालक के द्वारा बनाया जाता है। क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। आईए, आईएसी और आईएल तीनों क्या होंगे? बराबर में। तीनों क्या है? श्रेणी में। अपने यहां से क्या चालू किया लगाना? केवीएल। माइनस प्लस प्लस, इसका भी क्या आएगा? प्लस, इसका भी क्या आएगा? प्लस, बराबर क्या आ जाएगा? 0। ईजी का मान निकालना, तो ईजी सबसे क्या है? ज्यादा है। ईजी सबसे क्या है? ज्यादा। तो वी आउटपुट में क्या जोड़ देंगे? बीडी। इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप, तो क्या आ जाएगा? ईजी। अगर आपको वी आउटपुट चाहिए तो इसमें से क्या घटा दोगे? आई ए आर ए, आई एस सी आर ए सी माइनस बी डी, तो क्या आएगा? वी आउटपुट। एक बड़ा, एक क्या है? छोटा। बड़ा कौन है? ईजी। छोटा कौन है? वी आउटपुट। अब इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? आई ए आर ए प्लस आर एस सी ड्रॉप के। आई ए आर ए प्लस आर एस सी। तो अगर आपको आई ए का मान निकालना है, चाहे आई एल का मान निकालना है, चाहे किसका निकालना है? आई ए, तो ईजी माइनस वी आउटपुट किससे भाग दे देंगे? आर ए प्लस आर एस सी। पावर जनरेट किसके बराबर होगी? आर्मेचर में प्रवाहित है धारा गुणा उत्पन्न वोल्टेज किलोवाट में। टोटल पावर रेटिंग किसके बराबर होगी? वी आउटपुट गुणा में आई एल किलो। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे आगे सारी बातें समझ में करें। क्वेश्चन याद होगी? क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन बताओ फिर, ये बताओ। अब इस क्वेश्चन का बताओ क्या है, मतलब क्या है, क्या मतलब है? चलो आप मेरे को बताओ, जिनका आंसर आ रहा है बढ़ता है वो कौन कौन? हाथ खड़े करो। उसके अलावा बस बाकियों क्या आ रहा है? घटता है। देखिए क्या कह रहा है, डीसी श्रेणी जनरेटर। कौन सा जनरेटर है? डीसी श्रेणी जनरेटर में लोड धारा, लोड धारा कौन सी है? आईएल। कौन सी है? आईएल। ठीक है, लोड धारा कौन सी है? आईएल। अगर आपकी लोड धारा आईएल का मान बढ़ेगा के बढ़ने पर क्या पूछ रहा है? फ्लक्स। क्या पूछ रहा है? फ्लक्स। अब आप देखो, अभी मैंने कहा आपको क्या बताया, जितना आईए है उतना क्या है? आईएससी। उतना ही क्या होगा? आईएल। इसने कहा किसको बढ़ाऊंगा? आईएल को। तो क्या आईएससी बढ़ेगा? क्या आर्मेचर धारा बढ़ेगी? और आप बात जो बच्चों देखो, चुंबकीय फ्लक्स फाईएससी होगा क्षेत्र में, वो समानुपाती किसके होता है? आर्मेचर धारा, फील्ड धारा आईएससी की। अगर इसका मान बढ़ रहा है तो बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो बताओ क्या आएगा आंसर? अरे क्या आएगा? बढ़ेगा। अपने कहा था अगर फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता है, जब तक फील्ड वाइंडिंग, जब तक आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाए। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। बढ़ता है कि नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बताओ, बनाओ इक्वेशन। एक डीसी श्रेणी जनरेटर का जनित ईएमएफ का जनित ईएमएफ 240 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 240 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध कितना है? 0.1 ओम। यदि धारा कितने एम्पीयर है? 100 एम्पीयर। धारा कितने एम्पीयर है? 100 एम्पीयर। अब आपको आर्मेचर प्रतिरोध दे दिया सीधा, क्षेत्र कुंडली का इसमें नहीं दिए। अरे नहीं दिया क्या? अगर आपको, अब तो इसमें क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? अरे देगा ना। अब आप इसमें क्वेश्चन में चेंज कर लो, आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली दोनों का लिख लो। आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली यहां लिख लो साथ में, आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली। प्रतिरोध कितना है? 0.1 ओम। यदि धारा 100 एम्पीयर हो तो टर्मिनल वोल्टता होगी। बताओ कितना आएगा आंसर? 230 वोल्ट। अब आपसे बताओ पूछी क्या है? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का मान कम होगा ज्यादा होगा? कम करने के लिए घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो घटा दो ड्रॉप, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 230। देखें भी, वी आउटपुट का मान पूछा है, ईजी माइनस आई ए आर ए प्लस आर ए सी। ईजी का उत्पन्न वोल्टेज कितनी है? 240। आई ए कितना है? 100। और इन दोनों का मान मिला के कितना दे दिया? 0.1। तो 1/10 लिख दें, ये हो गया कैंसिल। तो वी आउटपुट का मान बताओ कितना आ गया? 230 वोल्ट।
बताओ आया कि नहीं आंसर? चलो, क्या सबका आंसर आ गया 230 वोल्ट? चलो अगला क्वेश्चन करो तो। करें भी। एक डीसी श्रेणी का उत्पन्न ईएमएफ कितना वोल्ट है? 250। उत्पन्न वोल्टेज का मान कितना है? 250 वोल्ट। कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.2। यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? क्षेत्र कुंडली और आर्मेचर दोनों का कितना ओम है? 0.2। यदि धारा का मान कितना एम्पियर है? 50 है। यानी धारा कौन सी धारा है? भार धारा। तो टर्मिनल वोल्टेज का मान बताओ कितना हो जाएगा? 240। सबका आंसर आ रहा है क्या? अरे बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है? केवल आपको क्या रखना है? आउटपुट क्या रखना है इक्वेशन में? मार्ग। तो वी आउटपुट का मान पूछा है, तो बताओ घटाएंगे जोड़ेंगे? दोनों ड्रॉप को घटा देंगे। उत्पन्न वोल्टेज कितनी है? 250। आर्मेचर धारा या भार धारा कितनी है? 50 एम्पीयर। और इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 2/10। काट दो, कितने वोल्ट आ गया? 10 वोल्ट। आंसर आ गया अभी भी कितना? 240। सबका आंसर आया अभी 240 वोल्ट। ये लो 240। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ कितना वोल्ट है? 260 वोल्ट। एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ 260 वोल्ट है, यानी कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना है? 260 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोगिता दिया गया 0.1 और श्रृंखला प्रतिरोगिता दिया गया 0.05। देखना भी 0.05 है। और भार धारा का मान कितना दिया गया है? 80 एम्पियर। ये आपके भार धारा। तो टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात करें। 248 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 248 वोल्ट। बता देना, बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो तो। सबके आ रहे होंगे, जिसको गुणा भाग करने आ रहा है। चेक करें भी, क्या सभी का आंसर आ गया? भी चेक करें भी, जिनका नहीं है वो चेक करें। क्या पूछा है? भी वी आउटपुट पूछा है। वी आउटपुट, तो वी आउटपुट बराबर क्या लिखेंगे? Eg माइनस IA RA प्लस RS। Eg का मान दे रखा है 260 वोल्ट, IA का मान दे रखा है 80। अब इनको जोड़ दो। एक का मान कितना है? 0.1 और दूसरे दे रखा है 0.05 दे रखा है। ऐसा अब आप इसको जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.015। सही है क्या? अरे 0.15 हो जाए, नहीं हो जाएगा? अरे सही है क्या? तो 260 माइनस 80 गुणा क्या कर देंगे? 0.15। पॉइंट आओ क्या लग जाएगा? 100। काट दो इसको। 15 8 120। 120 में 10 का भाग दो, कितना रहेगा? 12। तो वापिस देखो 260 में से कितना घटा दो? 12 वोल्ट। आंसर कितना आ गया? 248। आ रहे हैं क्वेश्चन क्या? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तो ये क्वेश्चन बताओ। ये के ई लिखा है यहाँ, के डब्ल्यू करना है भी इसको। एक डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कितनी दे दी? 240 वोल्ट। भार धारा कितनी दे दी है? 50 एम्पीयर। लोड द्वारा ली गई शक्ति, लोड द्वारा ली गई शक्ति, लोड द्वारा ली गई शक्ति किसके बराबर होगी? पावर रेटिंग के। तो लोड द्वारा ली गई शक्ति बराबर क्या होगी? पावर आउटपुट। पावर आउटपुट होगी। बताएं भी क्या आएगा आंसर? कितना आया? 12। देखो भी क्या करना है, केवल आपको देखो 240 को किससे गुणा करना है? 50 से। तो अपने वी आउटपुट, पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या पड़ा है? पी आउटपुट बराबर क्या है? वी आउटपुट गुणा में भार धारा आई। 240 को किससे गुणा कर दो? 50 से। 5 से 5 का गुणा आता है भी 24 5 120। ये 2 जीरो और लगा दो, कितनी होगी? 3।
किससे भाग दे दो 1000 से, आंसर कितना आ गया 12 किलोवाट। क्या इक्वेशन समझने के बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? केवल आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं। कुछ समझ में है कि नहीं है? अरे आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से लिखो, ये तो बनाए हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन लिखे, एक डीसी श्रेणी चित्र में उत्पन्न वोल्टता तथा आउटपुट वोल्टता का अंतर 20 वोल्ट है। आर्मेचर प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम तथा क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध 0.3 ओम है, तो भार धारा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, 60 एम्पियर और डी 80 एम्पियर। क्या अभी आंसर बताएं? कितना आएगा 40। इस बार आपको क्या दे दिया, दोनों के बीच का क्या दे दिया, वोल्टेज का अंतर दे दिया, और दोनों क्या दे दिया, प्रतिरोध। तो अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, V, ठीक है भी, EB EG माइनस V आउटपुट, इनका अंतर किसके बराबर होगा, IA RA प्लस RS, इसके बराबर होगा। भी देखो अब इनका दोनों का अंतर दे दिया, तो इनका अंतर कितना दे दिया 20। आर्मेचर धारा आपसे पूछिए, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 0.2 प्लस 0.3 कितना है 0.5। तो 20.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो क्या, 1/2, तो 2 उधर चला जाएगा, कितना आएगा 40। तो आंसर कितना आएगा 40 एम्पीयर। बता देना बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हो तो। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक डीसी श्रेणी जनित्र की आउटपुट वोल्टता 200 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध RA 1 ओम, सीरीज फील्ड प्रतिरोध RAC 0.5 ओम, भार तथा भार धारा IL 40 एम्पियर हो तो कुल उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। उत्पन्न विद्युत वाहक बल EG ज्ञात करें। हाँ भी इस बार क्या करोगे, छोटा दिया गया है, बड़ा बढ़ाना है, तो साइड ड्रॉप जोड़ते चले जाएं, तो आपके पास बड़ा आएगा, छोटी आएगी संख्या बड़ी आएगी, तो बस बड़ा बनाना तो जोड़ दो। तो अपने को चाहिए EG, किससे बनाना है, V आउटपुट से। कितने ड्रॉप हो रहे हैं, 2, दोनों जोड़ देते हैं, IA RA प्लस RS, जोड़ दो इसको। V आउटपुट का मान कितना दे दिया 200, IA कितना दे दिया 40, RA कितना दे दिया 1, और ये कितना दे दिया 0.5। ये आपके पास आ गया 200 प्लस 40, 1.5 आ गया।
क्या इसे मैं 3/2 लिख सकता हूं भी? काट दो इसको। ये कितनी बार कटा? 20 बार। जोड़ दो, ये आंसर आ गया 260। 260। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या? हो रहे हैं क्वेश्चन सारे? अब आप देखो, अब अपन बात करते हैं इसमें समझने वाली हो। अब आप मेरे को बताओ भार बढ़ाने का मतलब क्या होता है? अरे भार बढ़ाने का मतलब ऐसे मतलब लोड बढ़ाना, फिर भार को मैं लोड बोल देता हूं। बात तो एक ही है। भार बढ़ाने का मतलब क्या होता है? भार बढ़ाने का मतलब होता है धारा का बढ़ना, आउटपुट धारा का बढ़ना। भार बढ़ाने का मतलब होता है आउटपुट धारा का बढ़ना। अब आप देखो बच्चों, आपका घर है, उस घर के आगे लगा है एनर्जी मीटर। क्या लगा है? अब आपने एक कमरे में केवल पंखा चलाया, क्या आपका एक पंखा चलाते 10 एम्पियर करंट आ जाएगा? पर आपने घर पे जाते सारे एसी कूलर सब चला दिए एक साथ, तो बताओ 10 एम्पियर करंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या बढ़ाते जा रहे हो? भार। क्या बढ़ाते जा रहे हो? अब जब भार बढ़ाते जा रहे हो तो बढ़ क्या रही है? धारा बढ़ क्या रही है? और सभी परिपथ किसमें जुड़े हैं? समांतर में। किसमें जुड़े हैं? जब अपन जब भी अपन प्रतिरोध समांतर में बढ़ाते जाते हैं तो बताओ प्रतिरोध घटता है कि नहीं घटता? और प्रतिरोध घटता है तो क्या बढ़ती है? क्या बढ़ती है? धारा। इस बात को समझ गए नहीं समझे? अब आप यही मुद्दा है समझने का। अभी अपन ने क्या किया है इस बात को देखिए, ये आपके पास आर्मेचर प्रतिरोध आ रहे हैं, यहां पैदा हो रहा है उत्पन्न वोल्टेज Eg, और इसके श्रेणी में अपने जोड़िए सीरीज फील्ड। क्या जोड़िए भी? सीरीज। और इसके श्रेणी में अपने जोड़ रखा है भार प्रतिरोध R। अब इस भार प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी है? IL, और इसका प्रतिरोध क्या है? RL। अरे है क्या भी? और यहां पर जो आपको वोल्टेज मिली है वो है V आउटपुट। V आउटपुट। यहां धारा जो आ रही है वो कौन सी है? IS, और इसका प्रतिरोध क्या है? RS। यहां धारा कौन सी है? IA। कौन सी? भी I। अब अगर आप डीसी श्रेणी जनित्र में लगातार भार बढ़ा रहे हैं, अभी मैंने कहा था लगातार भार बढ़ा रहे, तो बताओ इस भार प्रतिरोध का मान बताओ कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? लगातार भार बढ़ाने का मतलब क्या है? भार प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तभी तो धारा का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे भार प्रतिरोध का मान बढ़ेगा बताओ धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब इसका मान बढ़ेगा तो बताओ सीरीज फील्ड धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब इसका मान बढ़ेगा तो बताओ आर्मेचर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आर्मेचर धारा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, ये देख बिल्कुल से। अब बच्चों देखिए होता क्या है, अगर आप श्रेणी जनित्र को शून्य भार पे चला रहे हो, कौन से भार पे चला रहे हो? अब तो शून्य भार का मतलब क्या बताओ? क्या इसके सिरों पे कोई लोड है? क्या इसके सिरों पे कोई लोड है? नहीं। जब इसके सिरों पे कोई लोड नहीं है तो बताओ ये सिरे ओपन है कि नहीं है? अरे है क्या? जब आप इस पे कोई भार नहीं लगा रहे हो तो इसके सिरे क्या है? ओपन। जब सिरे ओपन है तो बताओ इस RL का मान बताओ कितना है? अनंत है कि नहीं है? अरे बताओ इस RL का मान कितना है? अनंत। जब RL का मान अनंत हो जाएगा तो बताओ IL धारा का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। तो इस सीरीज फील्ड धारा का मान भी कितना हो जाएगा? 0। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर सीरीज फील्ड धारा का मान 0 होगा तो आर्मेचर धारा का मान भी कितना हो जाएगा? बताओ समझ में आई नहीं है? तो जब भी अपन किसी श्रेणी चित्र को शून्य भार पे चलाते हैं तो उसमें भार प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? अनंत। भार धारा का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर इसका 0 है तो इन तीनों का 0 होगा नहीं होगा? तो तीनों किसमें है? श्रेणी में। अब देखिए बच्चों, अब क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बड़ा घुमा के। अब हमें पता है कि इस श्रेणी क्षेत्र में विद्युत वाहक बल तभी पैदा होगा, या रेटेड विद्युत वाहक बल तभी पैदा होगा जब इसमें रेटेड उत्तेजन धारा प्रवाहित हो। क्योंकि अपन ने क्या किया है, ये जो जनित्र बनाया है, यहां जो वोल्टेज पैदा होगी वो किसे देंगे? अपने फील्ड वाइंडिंग को। जब यहां वोल्टेज ही नहीं मिल रही आपको तो फील्ड वाइंडिंग को दोगे क्या? अरे सही है क्या? और फील्ड वाइंडिंग में धाराएं प्रवाहित नहीं हो रही तो क्या चुंबकीय फ्लक्स बनेगा क्या? पर जब चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनेगा तो क्या वोल्टेज बढ़ेगी? क्या वोल्टेज बढ़ेगी? नहीं। तो अपन क्या पढ़ के आए? पढ़ के आए Eg समानुपाती होता है फाई, और यहां समानुपाती किसके हो जाएगा? फाई SE, और फाई SE समानुपाती किसके है? IAC के, और IAC समानुपाती किसके है? IL के। अरे है कि नहीं है? ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो क्या मिलेगी आपको? आउटपुट है वोल्टेज। क्या मिलेगी? आउटपुट है वोल्टेज। तो इसी Eg के कारण क्या आती है? आउटपुट है वोल्टेज। बताओ आएगी नहीं आएगी? अरे आई नहीं आएगी? अब बच्चों देखें मतलब क्या है। अब जो सब उत्तेजित जनित्र बनाए जाते हैं
उनकी कोर में रखा जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है? अवशिष्ट चुंबकत्व। जब भी अपन सेल्फ एक्साइटेड या अपन जो सेल्फ एक्साइटेड जनित्र काम में लेते हैं तो उनकी कोर में, सुखराज इधर देख बेटा, ऊपर देख, जितने भी सेल्फ एक्साइटेड जनित्र होते हैं उनकी कोर में हमेशा क्या रखा जाता है? अवशिष्ट चुंबक। अब आपके पास अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका अगर आपका श्रेणी जनित्र है वो चलाया जा रहा है शून्य भार पे, कहां चलाया जा रहा है? शून्य भार। मैं आपसे भी क्वेश्चन देता हूं एक, देखना। तो इसके साथ अपने क्या लिखते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं। एक डीसी श्रेणी जनित्र, एक डीसी श्रेणी जनित्र की आउटपुट रेटेड वोल्टेज, इसको समझ लेना भी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर आप गलत करके आते हो। आउटपुट रेटेड वोल्टेज या निर्धारित रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट है। कितने वोल्ट है? इसे शून्य भार पर चलाने पर, इसे शून्य भार पर चलाने पर इसकी आउटपुट वोल्टता होगी, इसकी आउटपुट वोल्टता होगी। ऑप्शन आपको पहला दिया गया 250 वोल्ट, बी दिया गया 200 वोल्ट, सी दिया गया 0 वोल्ट और डी आपको ऑप्शन दिया गया 2 वोल्ट से लेके 4 वोल्ट। कितने वोल्ट आएगा? अब 2 से 4 वोल्ट हजम नहीं हो रहा अपने को। क्यों आया 2 से 4 वोल्ट? क्यों आया? मैंने अब आपको क्या समझाया, अभी इसी बात को समझा। मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास अगर आईएससी नहीं होगा तो फाईएससी बढ़ेगा नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि फाईएससी है ही नहीं, कुछ तो आपके पास चुंबकत्व है इस कोर में, जो कि आपके पास क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व। और उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण बताओ आपका जो जनित्र है वो शून्य भार पर वोल्टेज पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपको शून्य भार पर वोल्टेज जब मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 से लेके 4। ये 2 से 6 भी हो सकती है, 4 से 6 भी हो सकती है, कम से कम कितनी वोल्ट हो सकती है? 10 वोल्ट। कितनी हो सकती है? तो बताओ अब इसका सही आंसर क्या आएगा? 2 से लेके 4। अब ये 2 से 4 वोल्ट क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि इसमें क्या है? अवशिष्ट चुंबक। तो 2 से 4 वोल्ट आपका सही आंसर क्यों है? कि इसमें है कोर में अवशिष्ट चुंबक, और उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या होगा? विद्युत वाहक बल पैदा होगा। समझ में आएगा? अगर अवशिष्ट चुंबकत्व भी न हो तो आपका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 0। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अवशिष्ट चुंबकत्व न हो। अब समझ में आ गया? तो जब भी आपसे बच्चों देखिए पूछा जाए कि शून्य भार पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, तो आंख बंद करके ए ऑप्शन नहीं टिक कर लेना है कि भार तो कुछ है ही नहीं, वोल्टेज तो सारी मिल जाएगी। अरे वोल्टेज मिल कहां जाएगी? धारा तो कितनी है इसमें? 0। उत्तेजन धारा तो कितनी है? 0। जब फ्लक्स आपका पैदा ही नहीं हो रहा, बढ़ ही नहीं रहा, तो आपकी वोल्टेज बढ़ेगी नहीं। तो वोल्टेज कितनी मिलेगी? केवल 2 से लेके 4। तो जब भी अपन डीसी श्रेणी जनित्र की बात करेंगे, जब भी उसको शून्य भार पे चलाएंगे तो आपके पास केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या मिलेगी? आउटपुट वोल्टेज मिली। तो अब बताओ 2 से 4 वोल्ट किस वोल्ट किसके कारण मिली? अवशिष्ट। तो मैं यहां लिख रहा हूं तो इसको नोट कर लेना भी, यह वोल्टेज अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होगी। पढ़ा था क्या अपने अवशिष्ट चुंबकत्व? चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होगी। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो, अब आप बातें मेरे को सुनते जाओ। अब अपन ने क्या किया? इसके सिरों पे लगा दिया भार। क्या लगा दिया? भार। अब अपने इस भार को बढ़ाना चालू किया। क्या किया? जब भार को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? धारा। कौन सी धारा? कौन सी धारा बढ़ेगी? आईएल। जब आईएल बढ़ेगी क्या आईएससी बढ़ेगी? आईएससी बढ़ेगी तो फाईएससी बढ़ेगा, फाईएससी बढ़ेगा तो ईजी बढ़ेगा, तो वी आउटपुट का मान भी बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक श्रेणी जनित्र को शून्य भार से पूर्ण भार तक, एक श्रेणी जनित्र के सिरों पर शून्य भार से पूर्ण भार तक भार को बढ़ाया जा रहा है, भार को, तो इसकी उत्पन्न वोल्टता भार के अनुसार बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बहुत तेजी से बढ़ती है? तो क्या है आंसर? क्या है आंसर? बढ़ती है। तो डीसी श्रेणी जनित्र में जब तक आपकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ती जाती है, जब तक कोर संतृप्त है, जब तक कोर संतृप्त है नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा वो लिखता हूं। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर अपन देखते हैं इधर उधर। एक डीसी श्रेणी जनित्र
को शून्य भार से पूर्ण भार की ओर भारित करने पर इसकी आउटपुट वोल्टेज ऑप्शन ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी स्थिर रहेगी, बातें भी, और डी तेजी से घटेगी। बताओ क्या बोलोगे आंसर? क्या होगा? बढ़ेगी। तो आपसे पूछा जाए उस जनरेटर का नाम बताएं जिसमें शून्य भार से पूर्ण भार की ओर जाने पर आउटपुट वोल्टेज का मान है बढ़ता है। बताओ कौन सा जनरेटर है वो? कौन जनरेटर है? श्रेणी जनरेटर। अब तो समझ में आ नहीं आ गया? तो अगर भार बढ़ाते हो तो आउटपुट वोल्टेज का मान है बढ़ेगा। अब आप देखो, अब आपने क्या किया, भार बढ़ाना चालू किया और आपने अधिकतम भार बढ़ा दिया है। आपने अधिकतम भार बढ़ा। मान लेते हैं कि आपके पास अधिकतम धारा जो क्षेत्र कुंडली में जा सकती है वो कितने एम्पीयर है? 50 एम्पीयर। कितने एम्पीयर है? अब आपने इसमें 50 एम्पीयर तक का भार बढ़ा दिए। अधिकतम धारा कितनी जा सकती है? 50 एम्पीयर। यानी सीरीज फील्ड धारा अधिकतम कितनी हो सकती है? 50 है। ये अधिकतम धारा कितनी हो सकती है? 50 है। अब आपने कहा नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं और भार बढ़ाऊंगा। तो और भार बढ़ाओ तो बताओ धारा का मान और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा। कौन सी धारा का मान बढ़ेगा? भार धारा IL का। इस भार धारा का मान और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसका मान भी और है बढ़ेगा। पर इसके मान के बढ़ने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान है, तो जब चुंबकीय फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा तो बताओ EG का मान बढ़ेगा? EG का मान होगा कांस्टेंट। क्या होगा? पर EG का मान तो कांस्टेंट होगा, पर जो वोल्टेज ड्रॉप थे वो बताओ वो बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? तो अब बताओ आपकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी? अब आपकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी घटेगी? देखो इसको, कईयों का कंफ्यूजन चालू हो गया। देखिए अपने पास इक्वेशन क्या है? V आउटपुट बराबर क्या है? EG माइनस IA RA प्लस RS है भी। अब अपने क्या कहा कि अपन क्या करते हैं, अपने पास पता है, इधर देख, अरे कपिल किधर देखते रहते हैं? कई आप लोग ज्यादा परेशान हो मेरे से भी, मेरे को पता लगता है। आप लोग क्या हो, मेरे से ज्यादा परेशान हो। पर अगर आप मेरी जगह देखोगे ना अपने आप को तो आपकी परेशानी कुछ नहीं है अभी। ठीक है, आपकी परेशानी कुछ नहीं। तो इधर बोर्ड पे देखो, नहीं तो परेशानी बहुत ज्यादा दिखाई देने लग जाएगी। अपने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास क्या है, ISC का मान अधिकतम कितना जा सकता है? 50 एम्पीयर। कितना जा सकता है? 50। अब ISC वो 50 एम्पीयर धारा है जहां पर आपके पास क्या बचा? देखिए फाई SC क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसके बाद फाई SC बढ़ेगा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा नहीं। परंतु आपने क्या किया, भार प्रतिरोध यानी भार प्रतिरोध के मान को कम किया। क्या किया? कम। यानी भार प्रतिरोध को आपने बढ़ाया तो RL का मान क्या हुआ? कम। जब RL का मान कम हुआ तो IL का मान है बढ़ा। IL का मान बढ़ा तो ISC का मान भी बढ़ा, और ISC का मान बढ़ा तो आर्मेचर धारा IA का मान भी बढ़ा भी। परंतु फाई SC क्या हो गया? कांस्टेंट। अब EG समानुपाती किसके है? फाई SC के। ये क्या हो चुका है? तो जब इसका मान कांस्टेंट होगा तो बताओ EG का मान कांस्टेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बताओ EG का मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मान लेते हैं कि EG का मान 250 वोल्ट पे जाए, कितना हो गया? कांस्टेंट। मान लेते हैं कि इस EG का मान कितना वोल्ट बढ़ा? 250 पड़ा भी। अब बताओ इसका मान अब जाके कितना हो चुका है? कांस्टेंट 250 हो गया। अब इस धारा का मान बताओ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? इस IA का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? जब इसका मान बढ़ेगा तो बताओ ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अब आपके पास बच्चों देखिए ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका मान बताओ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये क्या हो चुका है? फिक्स। तो बताओ इस V आउटपुट का मान बताओ घटेगा नहीं घटेगा? तो अगर आपके पास DC श्रेणी जनरेटर है और उसमें कोर संतृप्त हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, फिर भी आप उसके भार को लगातार बढ़ा रहे हो, तो अब आपका आउटपुट वोल्टेज का भार बढ़ेगा नहीं, अब घटेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। आपको वो दे दे कि कोर संतृप्त अवस्था में काम कर रही है और मैं भार बढ़ाता चला, आप तो रट्टा मार के कि नहीं तू कुछ भी कर ले, हम तो लोड है, हम तो वोल्टेज बढ़ा के छोड़ेंगे। तो ऐसा
नहीं है। तो अगर आपको बोलेगा कि क्वेश्चन में ये कोर संतृप्त हो चुकी है तो अब भार बढ़ाने पे आउटपुट वोल्टेज का मान है घटेगा। याद रहेगा नहीं रहेगा? इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखो जो पहले करवाए ना, ये आए ना आए जरूरी नहीं है, पर जो एक क्वेश्चन बने लॉजिकल, क्या बने, यहां से क्वेश्चन पूछता है, फिर इधर देखते हैं खिड़की और झांकी की तरफ क्या हो रहा है। तो जब भी मैं समझा रहा हूं तो आपको कोशिश करें उस चीज को समझने की। अब आप यहां से क्वेश्चन देखें कैसे लिखेगा। डीसी श्रेणी जनित्र में कोर के संतृप्त होने के पश्चात भार को बढ़ाने पर आउटपुट वोल्टता ऑप्शन ए फिर देगा ई बढ़ेगी, बी दिया घटेगी, सी दिया तेजी से बढ़ेगी, और डी दिया स्थिर रहेगी। बताओ क्या आएगा आंसर। अगर आप संतृप्त शब्द सुन लो तो क्या करोगे, और अगर आपको संतृप्त शब्द नहीं दिया गया तो बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो ये आपके डीसी जनित्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको करवाए। श्रेणी आ गया, शंट इसका क्या चलेगा, जस्ट उल्टा। और अगर आपको शंट समझ में आ गया, श्रेणी समझ में आ गया, तो कंपाउंड भी समझ में आए। उसमें श्रेणी भी, उसमें भी क्या है, शंट। ठीक है भाई, तो वो अपन करेंगे कल।